अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, अब हम पढ़ेंगे आज ब्लीफाइटिस। अब ब्लीफाइटिस क्या चीज़ होती है? पहले हमने पढ़ा क्लेजियन जिसमें इन्फेक्शन नहीं था, फिर हमने पढ़ा होड्यूलम जिसमें इन्फेक्शन था लेकिन किसी एक ग्लैंड का था। ठीक है, या तो वो एक ग्लैंड डिजीज मोल में किसी एक दो का था, या फिर वो अगर हम बात करें इनकी तो किसी एक का इन्फेक्शन था। ठीक है, अगर अब हम पढ़ेंगे ब्लीफाइटिस। ब्लीफाइटिस क्या चीज़ होती है? ब्लीफाइटिस ये है कि आपकी जो पूरी की पूरी आइलेड मार्जिन है वो सारी की सारी उसका इन्फेक्शन हो जाए, वो सब एक्यूट हो या फिर क्रोनिक हो। क्योंकि हमने जो होडिलम पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो एक्यूट इन्फेक्शन था, एक्यूट था, सपोरेटिव था, मीन पास निकल रही थी और उसका इन्फेक्शन था किसी एक ग्लैंड का। अब ये है या किसी एक लैश फॉलिकल का। ये वो है जिसमें पूरी की पूरी आपकी जो आइलेड मार्जिन है, सपोज करें ये पूरी की पूरी आइलेड मार्जिन इन्वॉल्व होगी। इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे जो ग्लैंड है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। बस इसमें ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। सेम वही चीज़ हमने होडिलम में बात की थी। ब्लीफाइटिस दो तरह का होता है, अंटीरियर भी और पोस्टीरियर भी। अंटीरियर पता है आपको कि ये आइलेड मार्जिन है, इसका जो अंटीरियर पार्ट है जहाँ पे लैश फॉलिकल्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पे ग्लैंड्स डिजीज इन्वॉल्व होती हैं, उनका पूरे का पूरा इन्फेक्शन हो जाना। और पोस्टीरियर जो ब्लीफाइटिस होगा उसमें क्या हम बात करेंगे, इसमें मेबोमिन ग्लैंड जितने भी थे, ठीक है, सब का जो है ना वो इन्फेक्शन हो जाए, उसे हम कहते हैं मीबोनाइटिस, मीबोमिनाइटिस। ठीक है, सो ये इनका इन्फेक्शन हो गया। अब ये है कि इसमें क्या होता है कि हमने ये इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी ब्लीफाइटिस की कि अक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द आइलेड मार्जिन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अंटीरियर की। तो मैंने बता दिया आपको अंटीरियर जो है वो इन्फेक्शन है अंटीरियर वाले पार्ट का। अब बात यह है कि आपका जो अंटीरियर ब्लीफाइटिस होता है वो दो तरह का हो सकता है। दो तरह का हम कैसे डिवाइड करेंगे कि या तो उनका इन्फेक्शन हो जाए किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से, और आपको पता है कि हमारा ऑर्गेनिज्म कौन सा था जो कि इन्फेक्शन करवा रहा था, वो था स्टेफ ऑरियस था। सो हम अंटीरियर जो ब्लीफाइटिस उसे हम दो में डिवाइड कर दिया। उसमें एक होता है इन्फेक्टिव जिसमें इन्फेक्शन होता है, उसे हम अल्सरेटिव भी कहते हैं क्योंकि इसमें अल्सर बन जाते हैं बाद में क्रस्ट की वजह से, इसलिए हम इसको अल्सरेटिव भी कहते हैं। और इन्फेक्शन की वजह से इसे हम कहते हैं स्टेफिलोकोकल ब्लीफाइटिस भी कहते हैं। अच्छा, अब अंटीरियर ब्लीफाइटिस का ही मेन लैश फॉलिकल्स जो हमारे पास फॉलिकल्स हैं, ठीक है, इसके अलावा जो ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस एंड मोल हैं उन्हीं का ही इन्फेक्शन होगा, लेकिन वो नॉन इन्फेक्टिव होगा। नॉन इन्फेक्टिव का मतलब ये है कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। इसे हम तीन नाम है, नॉन इन्फेक्टिव कहते हैं, या फिर हम कहते हैं स्कैमिस, या फिर हम कहते हैं स्पोरिक। अब ये ऑर्गेनिज्म तो नहीं है लेकिन फिर भी इसका जो है वो अंटीरियर जो बॉर्डर है उसका ब्लीफाइटिस हो रहा है। उसकी कॉज क्या होती है? उसकी कॉज ये होती है कि हमारे अगर मतलब फेस के ऊपर कोई भी सेबोरिक डर्माटाइटिस हो जाए या फिर कोई भी एटोपिक डर्माटाइटिस हो जाए, उसकी वजह से आइज़ में भी इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब इन्फ्लामेशन वगैरह हो सकती है। इन्फेक्शन तो नहीं कहेंगे, खैर इन्फ्लामेशन वगैरह हो सकती है, नॉन इन्फेक्टिव, ठीक है, सिक्रीशंस बढ़ सकती हैं। इसे हम कहते हैं अंटीरियर ब्लीफाइटिस नॉन इन्फेक्टिव। सही हो गया। सो अगर हम इनकी डेफिनेशंस देखें, अगर बात करें हम इन्फेक्टिव की, ठीक है, इन्फेक्टिव आप उम्मीद है कि आप घूम नहीं रहे होंगे इसमें, ठीक है, तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता देती हूँ कि इन्फेक्टिव था, स्टेफिलोकोकल था, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ लैश फॉलिकल्स, ठीक है, सारे लैश फॉलिकल्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स ऑफ ज़ीज एंड मोल। ठीक हो गया। फिर ब्लीफाइटिस जो इसकी वजह से होता है, नॉन इन्फेक्टिव होता है, हम क्या कहते हैं ब्लीफाइटिस इन विच देयर इज डिसऑर्डर ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस एंड मोल। मीन कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी अगर हमें एक्सक्रीशंस मिल रही हैं, हमें ब्लीफाइटिस फील हो रहा है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है कि जो ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस एंड मोल है उनकी एक्सक्रीशंस बढ़ जाए। एक्सक्रीशंस कौन सी होंगी? वो लिपिड वाली, सीबम वाली, वही एक्सक्रीट ज़्यादा करेंगे। चलें जी, पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर जो था, हमने जितने भी मूवमेंट ग्लैंड थे उन सबका इन्फेक्शन हो जाना, उनकी वजह से हमारी सिक्रीशंस बढ़ जाएंगी, मूवमेंट ग्लैंड की भी, और ये हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं अल्सरेटिव टाइप, जो कि हमने कहा था इन्फेक्टिव टाइप, जो कि हमने कहा था स्टेफिलोकोकल टाइप। ठीक है, उसमें क्या सिम्टम्स आती हैं? पेशेंट आता है, वो कहता है कि मुझे क्रोनिक इरिटेशन हो रही है, मुझे इचिंग हो रही है, मतलब खारिश हो रही है, मुझे आइज़ में मुझे लैक्रिमेशन हो रही है, पानी बाहर निकल रहा है, आँखों में पानी आ रहा है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो उसकी आईलैशेस हैं वो चिपकी हुई होती है। ठीक है, चिपकी इस तरह हुई होती हैं कि जब वो सुबह उठता है, मोस्टली सुबह उठने के बाद उसकी जो आइज़ हैं वो सारी ऐसे ग्लू हुई होती हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रही होंगी कि आपको जो आईलैशेस हैं सारी बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही, सारी बिल्कुल चिपक सी गई हैं, और सिक्रीशंस भी अच्छी खासी नज़र आ रही हैं। सिक्रीशंस भी ऐसी हैं जो खुश्क हुई पड़ी हैं। ठीक है, तो हमने बात कर ली कि उसको ये सारे सिम्पटम्स आएंगे। साइंस क्या होंगे? हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि उसकी आइलेट जो है वाकई में वो रेड है, ओडिमा हुआ है, ठीक है, वो इन्फ्लेम्ड है।
अगर हम और करीब से देखें तो हमें नज़र आ रही है कि उस पर येलो पस होगा। येलो पस जो होता है वो बाद में खुश्क होकर क्रस्ट बन जाते हैं। क्रस्ट बनने के बाद जो आईलैशेज़ हैं वो बिल्कुल जुड़ी जुड़ी सी लग रही होती है। जैसे मैं अभी तस्वीर दिखाई थी आपको कि ये आईलैशेज़ जो हैं सारी चिपकी हुई हैं। चिपकी होने के साथ साथ ये इन्होंने आईलैशेज़ को मेट कर दिया है, मेटेड हो गई हैं। अच्छा, अब इस क्रस्ट को अगर हम रिमूव करते हैं, सपोज करें किसी भी चीज़ से लेके उखाड़ते हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे अल्सर बन जाएगा। अल्सर इसलिए बन जाएगा क्योंकि ये जल्दी से रिमूव नहीं होते, हमें ब्लीडिंग सी मिलेगी, इसलिए हमने फटाफट से इसको उखाड़ना नहीं होता। अच्छा जी, ये हमारे पास बात हो गई है। अब ये इसके साइन एंड सिम्टम्स आ गए हैं किसके, इन्फेक्टिव के। अच्छा जी, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, मैं ये बताते चलूँ आपको कि ये जो टॉपिक है इसमें अल्सरेटिव इंपॉर्टेंट है, बस बाकी आपने जस्ट रीड करना है। अच्छा जी, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस की आप जस्ट नेम कर लें अगर आपको भी याद नहीं होता, लेकिन बता देती हूँ मैं आपको कि ट्रिकिएसिस हो सकता है। ट्रिकिएसिस का मतलब क्या होता है, ट्रिकिएसिस का मतलब ये होता है कि अगर ये जैसे आईलैशेस मेट कर गई हैं और ये आगे पीछे, अगर इस तरह से आगे पीछे हो जाएँ, ख़राब हो जाएँ, ख़राब होने के बाद ये जो इसकी डायरेक्शन है वो ग्लोब की तरफ हो जाए, इसे हम कहते हैं ट्रिकिएसिस। ठीक है, मिस डायरेक्शन हो जाए आईलैशेस की टुवर्ड्स द ग्लोब, ये इसकी डेफिनेशन है। सो आपने इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है, या टॉपिक भी आएगा हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारे पास होता है मेटारोसिस। मेटारोसिस का मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ आईलैशेस, ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलियोसिस क्या होता है कि लॉस ऑफ जो कलर हो जाता है, अगर जो आईलैशेस का कलर है वो ख़राब हो जाए, ठीक है, वो लाइट हो जाए, वो वाइट हो जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं पोलियोसिस। टोसिस का मतलब ये है कि हमारी जो आईलिड है वो ड्रूप कर जाए, टोसिस हो गया। सो आपने ये वाला और ये वाला याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आई हैं कॉम्प्लिकेशंस किसकी, आईलेट के। फिर किसी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं कंजक्टिवा की। कंजक्टिवा में कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, उसकी इन्फेक्शन हो जाएगा तो कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, क्योंकि इसका भी इन्फेक्शन है, स्प्रेड कर जाएगा कंजक्टिवा पे, तो वहाँ पे हल्का हल्का पेपररी रिएक्शन भी आ सकता है। खैर वो बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आप याद रख लें कि कोई हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, कोई कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। अगर हम बात करें कॉर्निया की, तो कॉर्निया में क्या होंगे, कॉर्निया में केराटाइटिस हो जाएगा, मीन कॉर्निया की इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ठीक है, वो दो तीन तरह की हो सकती है, उसे याद ना रखें, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा एक और बात कि इसमें टीयर फिल्म की इंस्टेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे टीयर फिल्म को क्या चाहिए था, लिपिड की लेयर चाहिए थी, बाहर वाले जो कि लिपिड की लेयर जो है वो सही प्रोड्यूस नहीं हो रही, क्योंकि उनका इन्फेक्शन हो गया है। इसी वजह से हमारी जो टीयर फिल्म है वो इंस्टेबिलिटी हो जाएगी उसकी, तो हमारी जो आई है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी। सही हो गया। अब ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, ट्रीटमेंट यही है कि क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम उसे कहेंगे पेशेंट को कि आपने आईलिड की हाइजीन रखनी है। हाइजीन का मतलब ये है कि उसे कहना है कि 25% जो बेबी शैम्पू लोशन है उसे आपने अपने आइज़ पे रोज़ लगा के धोना है। ठीक हो गया। इसके बाद हम उसे एंटीबायोटिक दे देंगे, ऑइंटमेंट दे देंगे। ऑइंटमेंट ये होता है कि जो चीज़ आप रात को लगा के सो जाते हैं, मीन जो आपकी एक मिलती हैं ट्यूब से मिलती हैं, अगर उनको रात को लगा कर सो जाएं एंटीबायोटिक की, तो उसे हम कहते हैं ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट में आपने कोई एक नाम याद रख लें, मर्ज़ी है आपकी, लेकिन अगर आप खाली जब एग्ज़ाम आता है हमारे सब पे ट्रीटमेंट आती हैं, हम सब में लिख लेते हैं एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड, ये बस खाली नाम लिख के तो हम लिख के आ जाते हैं। और यकीन करें सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं हमें सब में सेम ही इसकी ट्रीटमेंट लग रही होती है। आप कोशिश करें कि आप लाजमी एंटी अगर आई ड्रॉप है या फिर ऑइंटमेंट है, आप किसी एटलीस्ट एक नाम याद रख लें, क्योंकि हर जगह तो अप्लाई होना ही होना है उसने। ठीक है, आपको एक नाम लाजमी याद रख लें ताकि आप नाम लिख के आएँ वहाँ पे। अब ऑइंटमेंट का मैंने एक नाम याद लिख दिया यहाँ पे, बेसिट्रोसिन। ठीक है, आप कोई और भी याद कर सकते हैं, लिखे हुए आपकी बुक के अंदर। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा आपके टॉपिकल स्टीरॉयड हो सकते हैं। टॉपिकल स्टीरॉयड्स में क्या आते हैं, कोई भी आपका स्टीरॉयड हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका फ्लोरोमेथालोन, तो आप ये याद कर लें। इसके अलावा मैंने कहा था कि जो टीयर फिल्म है उसकी इंस्टेबिलिटी हो जाएगी तो आर्टिफिशियल टीयर्स भी देंगे। अच्छा, अब मैंने बात कर ली है आपकी अल्सरेटिव की जो कि इन्फेक्शन था। अब हम बात करेंगे नॉन इन्फेक्टिव की, जिसे हम स्कैमस भी कहते हैं, जिसे हम स्पेरिक भी कहते हैं। और मैंने आपको बता दिया था कि इसमें इसकी कॉज क्या होती है। इसकी कॉज जो है वो स्पोरिक, मतलब कोई भी स्किन पे स्पोरिक डर्माटाइटिस हो सकता है, एक्ने हो सकती है, कोई एटोपिक डर्माटाइटिस हो सकता है। इन सब की वजह से जो ग्लैंड ऑफ ज़ीस एंड मोल थे उनकी सिक्रीशन बढ़ जाए, और सिक्रीशन भी इस तरह बढ़े कि उनकी एबनॉर्मल सिक्रीशंस हो, लिपिड की एबनॉर्मल सिक्रीशन ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हो जाए, हम इसे कहते हैं कि ये इससे क्या हो गया है कि वहाँ पे सिक्रीशंस की वजह से एक्युमुलेट हो गई लिपिड्स वगैरह जो हैं वो आइलेट्स के ऊपर। अच्छा जी, इसके बाद आपकी एक लाइन और लिखी हुई है कि अगर वहाँ पे कोनिबैक्टीरियम, अगर इन्फेक्शन साथ में कोनिबैक्टीरियम है एक्ने के साथ, तो वो क्या करेगा, वो आपकी जो लिपिड्स हैं इनको स्प्लिट करके बना देगा फ्री फैटी एसिड्स, तो वो इरिटेट करेंगे आई को। नॉर्मली तो इरिटेट नहीं करेंगे अगर सिक्रीशन ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन अगर वो
फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएँ फिर वो इरिटेट करेंगे। सो इसमें क्या होगा, एज़ कम्पेयर टू इसके माइल्ड डिस्कम्फर्ट होगी, ठीक है, इरिटेशन वही होगी, वाटरिंग भी होगी। इसके अलावा इसमें जो आईलैशेस हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगे, इस तरह से यहाँ पे जैसे ग्लूइंग हो रही थी, चिपक रहे थे, वैसे नहीं होंगे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, हमें देखने की जब हम देखते हैं तो बड़े हमें आराम से हर एक चीज़ नज़र आ जाती है। साइंस क्या होते हैं कि इसमें जो ओडिमा की मतलब आईलिड की जो ओडिमा था, इन्फ्लामेशन थी, रेडनेस थी, वो कम होगी इसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसमें शाइनी वैक्सी कलर की ना हमें आईलिड नज़र आ रही होंगी, आईलैशेस नज़र आ रही होंगी। उसके बाद अगर हम और गौर से देखें तो हमें क्या नज़र आता है, हमें आईलिड के ऊपर येलो ग्रीजी फाइन फ्लेक्स स्केल्स नज़र आ रहे थे। यहाँ पर जो स्केल्स थे वो क्रस्ट बन रहे थे, मीन क्रस्ट खुश से नज़र आ रहे थे। यहाँ पर हमें वो ना जैसे कहते हैं ना ग्रीजी टाइप नज़र आ रही होती है कोई चीज़, वैसे उस तरह से नज़र आएंगी स्केल्स, ठीक है। और इसके अलावा हमें ऐसा लगेगा जैसे इस बंदे की आंख में ना डैंड्रफ हो गई है, तो डैंड्रफ लाइक जो है ना एपिथेलियम की डिस्क्रिमिनेशन वगैरह भी होना शुरू हो जाती है। चलें जी हम इसकी तस्वीर देखते हैं। ये है आपकी इसकी स्कैमस टाइप, ठीक है। स्कैमस में क्या होता है कि आपकी जगह ग्रीजी सा लग रहा है, ठीक है। डैंड्रफ लाइक मटेरियल भी नज़र आ रहा है आपको, देखो कि येलो ग्रीजी फ्लैक्स स्केल्स वगैरह नज़र आ रही हैं आईलिड के ऊपर, ठीक है। अगर हम इनको रिमूव करेंगे, सपोज करें यहाँ पे अगर फ्लैक्स वगैरह हैं कुछ भी, इनको रिमूव करेंगे तो ये ईजिली रिमूव हो जाएगा क्योंकि लिपिड्स कंटेंट है, ठीक है। और आराम से रिमूव होने के बाद ये अल्सर भी प्रोड्यूस नहीं करते। जबकि हम जब अल्सरेटिव की बात कर रहे थे उसमें क्या था, जब हम रिमूव करते हैं क्योंकि ये तो पस है ना, तो पस खुश्क हो गई है, स्केल्स बन गए हैं, इसके क्रस्ट बन गए हैं, तो अगर इनको रिमूव करेंगे तो ब्लीडिंग पॉइंट्स बन जाएंगे, मीन के वहाँ पे ब्लीड करना शुरू हो जाएगा। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ये इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है दोनों का। बाकी होते तो दोनों अंटीरियर मार्जिन पे ही होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो सेम वही कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि इसमें मोस्टली जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वही कि मेडरोसिस हो गया, ठीक है, पोलियोसिस हो गया, ट्रिकियासिस आ गई, कंजक्टिवाइटिस हो गया, और इसके अलावा कोई टीयर फिल्म की इंस्टेबिलिटी होगी। ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम वही है कि आपने उसको कहना है आईलिड हाइजीन रखे, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट दे देना है, आपने आर्टिफिशियल टीयर्स दे देने हैं इसके अंदर। इसके अलावा आपने क्या करना है कि उसे कहना है कि आपने सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू यूज़ करना है। यहाँ पर हमने यूज़ करते हैं बेबी शैम्पू, ठीक है, यहाँ यूज़ करवाना है उसको सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू से। उसे कहना है कि आपने अपने आईलिड को जो है ना वो आईलिड के ऊपर लगाना है। सो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं, ये वो चीज़ थी जो कि हमने अंटीरियर की बात की थी। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर की। मतलब पोस्टीरियर की तरफ जो थे हमारे ग्लैंड, उनका इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, मोबिमिन मेनाइटिस कहते हैं जिसको। ये इसमें क्या होता है कि डिफ्यूज़ इन्फ्लामेशन ऑफ द मोबिमिन ग्लैंड, ठीक है। अगर पूरे के पूरे ग्लैंड है उनका डिफ्यूज़ इन्फ्लामेशन हो जाए, मीन सारे के सारे ग्लैंड्स के इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसकी बात क्या होगा, वहाँ पे ग्लैंड जो है वो उसकी सिक्रेशन बढ़ जाती हैं, ठीक है, हाइपर सिक्रेशन हो जाती हैं। अब हाइपर सिक्रेशन हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होती हैं, तो वो आइस में जाएंगी, आइस में जाएंगी तो वो बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करेंगी, ठीक हो गया। बर्निंग सेंसेशन जो प्रोड्यूस करती हैं वो किस लिए प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैटी एसिड की सिक्रेशन हो रही होती हैं। अब पेशेंट आएगा कहेगा मुझे बर्निंग सेंसेशन हो गई है, फिर हम उसकी आईलिड चेक करेंगे। जब हम आईलिड को उठा के, मतलब आईलिड आया ना, उसकी आईलिड उठा के देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे तो हमें क्या नज़र आएंगे, हमें उसकी सिक्रेशन जो है वो ऐसे नज़र आ रही होंगी जैसे फोम टाइप नहीं होती, जिस तरह से आपकी वाइट फ्रोथ होती है, उस तरह की नज़र आ रही होंगी हमें, ठीक है। जब हम उसके ऑरिफिस देखेंगे, मोबिमिन ग्लैंड के ऑरिफिस देखेंगे, तो हमें वो नज़र आएंगे ढके हुए किससे, ऑयल ग्लोब्यूल्स होंगे, क्योंकि सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही हैं और सिक्रेशन किसकी होती हैं, ऑयल की, तो इसलिए हम कहते हैं ऑयल ग्लोब्यूल्स नज़र आ रही होती हैं। मैं तस्वीर दिखाती हूँ आपको, ये देखें। अगर हम इसकी ये उठाएंगे आईलिड, ठीक है, तो इसकी पोस्टीरियर साइड पे हमें ग्लोब्यूल्स नज़र आएंगे, शाइनी शाइनी से नज़र आ रहे होंगी, ठीक है, और ये ऑयल ग्लोब्यूल्स होती हैं। जबकि अगर हम बात करें, अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है उससे जो कि हमने पढ़ा था होडुलम इंटरनम, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे पस निकल रही थी, ठीक है, वहाँ पे उसका इन्फेक्शन हुआ था तो वो पस निकल रही थी। जबकि ये जो है वो डिफ्यूज़ इन्फ्लामेशन है इसका, ठीक है, मतलब पूरी की पूरी जो है उसकी इतना इन्फ्लामेशन हो गई है कि वो उसने सिक्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस कर दी हैं। आगे ये है, अगर हम इसको आईलिड को उठा के इन्वर्ट करेंगे और अगर हम अंदर से देखेंगे तो मैंने बताया आपको कि ये डिफ्यूज़ इन्फ्लामेशन है पूरी की पूरी ग्लैंड की, ठीक है। सो आपकी सिक्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो येलो येलो आपको स्ट्रिक नज़र आएंगी। अगर आप यहाँ से, ये आपका कंजक्टिवा है ना, यहाँ से आप देखेंगे तो आपको ना नीचे से जो है ना स्ट्रिक नज़र आएंगी, येलो येलो कलर की, वर्टिकल कलर की स्ट्रिक नज़र आएंगी, ठीक हो गया।
चलें जी, ये वर्टिकल येलो शाइनिंग आईलिड होंगी इनर साइड से, और इसके अलावा ऑयल एक्सक्रीशंस होंगे जो बता दी। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि हमने इसको सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देनी है, क्योंकि इसका जो इन्फ्लेमेशन हुई है, इसका जो इन्फेक्शन हुआ है वो पूरे के पूरे ग्लैंड का हुआ है, ठीक है। इसलिए हमने इसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का है। सो हमने क्या करना है कि हमने सिस्टेमिक एंटीबायोटिक दे देनी है। टेट्रासाइक्लिन देंगे, डॉक्सासाइक्लिन देंगे, इरिथ्रोसाइक्लिन कुछ भी दे सकते हैं, इरिथ्रोमाइसिन। चलिए जी आगे, इसके अलावा आईलिड की हाइजीन सेम वही, टॉपिकल स्टेरॉइड देंगे सेम वही, आर्टिफिशियल टीयर्स देंगे सेम वही। सो आपने इसमें जो मैंने ब्लेफाइटिस पढ़ाया ना, आप बेशक इसमें सिर्फ एक पॉइंट डिफरेंट है ट्रीटमेंट का, बाकी तकरीबन सब सेम है। सो आपको समझ आ गई होगी अब तक कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले मैंने पढ़ाया आपको क्लेजियन, ठीक है। क्लेजियन में क्या था कि हमने कहा था कि वो नॉन इन्फेक्टिव था और सिर्फ किसी एक मेबुमिन ग्लैंड का था। फिर हम आगे हॉर्ड्यूलम की तरफ। हॉर्ड्यूलम में क्या था कि हमारे पास वो एक्सटर्नम भी था, वो इंटरनम भी था, ठीक है। तो हमने कहा कि जो एक्सटर्नम होता है वो मोर कॉमन होता है इसके अंदर, ठीक है। और वो किसका होता है इन्फेक्शन किसके थे? ये स्टेफ के थे, स्टेफ की वजह से हो रहे थे, स्टेफ ऑरिस की वजह से। और स्टर्नम में कौन से थे? लैश फॉलिकल्स का, और इसके अलावा जीज का और मोल का हो रहा था। अगर इंटरनम की बात करें तो वो मेबुमिन ग्लैंड का हो रहा था, लेकिन वो किसी एक ग्लैंड का हो रहा था, ठीक है। फिर हम आगे ब्लीफाइटिस की तरफ। ब्लीफाइटिस वो चीज़ है जो कि पूरी की पूरी आईलिड को उसने इन्वॉल्व कर लिया है, पूरी की पूरी आईलिड को इन्वॉल्व कर लिया है, ठीक है। सारे के सारे ग्लैंड्स को इन्वॉल्व कर लिया है। ये हमने कहा कि इसे हम कहते हैं एंटीरियर होता है, और हमने इसे कहा कि ये पोस्टीरियर होता है, ठीक हो गया। एंटीरियर की बात करें तो हम कहते हैं कि इन्फेक्टिव भी था जो कि स्टेफ की वजह से था, ये नॉन इन्फेक्टिव भी था। किसी भी एक्ने की वजह से, डर्माटाइटिस की वजह से अगर सिक्रेशंस बढ़ जाएं एंटीरियर मार्जिन के ऊपर तो वो हो जाएगा। इन्फेक्शन था एंटीरियर का, तो किसका था? लैश फॉलिकल्स का, जीज और मोल का था। सारे के सारे ग्लैंड्स इन्वॉल्व हो रहे थे, और इसमें क्या बना था? इसमें इसे हम कहते हैं अल्सरेटिव भी कहते हैं, इसमें क्रस्ट बनते होते हैं। इसके अलावा जो इसकी आईलैशेस होती हैं वो मेटेड हो जाती हैं। मेटेड होने के बाद हम क्रस्ट को रिमूव करेंगे तो वहाँ पे ब्लीडिंग पॉइंट्स बन जाएंगे। नॉन इन्फेक्टिव में क्या था कि इसकी जो कॉज में बता दी आपको, इसमें क्या बनती होती हैं? वैक्सी कलर की हमें सिक्रेशन नज़र आ रही होती हैं, जैसे लग रहा होता है कि डैंड्रफ है आईलैशेस के ऊपर, ठीक है। अब जो आईलैशेस थी वो गिर नहीं थी, मेटेड नहीं हो रही थी। अगर हम इसके जो फ्लैक्स हैं सो या फिर फ्लैक्स को हम रिमूव करते हैं तो कोई भी ब्लीडिंग पॉइंट नहीं बनते, मीन कि इसमें कोई भी हार्डनेस वगैरह नहीं होती, बल्कि ये सिक्रेशंस जो है ना वो बढ़ जाती हैं। इसके बाद हमने पोस्टीरियर की बात की थी। पोस्टीरियर में क्या होता है कि डिफ्यूज़ इन्फ्लामेशन हो जाती है, सारे के सारे मेबुमिन ग्लैंड की जब इन्फ्लामेशन हो जाएगी उनकी, सो क्या हो जाएगा? वो सिक्रेशन जो है वो बढ़ा देंगे। सिक्रेशन बढ़ाएंगे तो हमें क्या फील होगी? यहाँ पे इन दोनों को इरिटेशन हो रही थी, ठीक है। फिर हमने साइंस देखे तो पता चला कि कौन सा मसला है। इसमें क्या है कि इसमें अगर हम देखेंगे सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस कर रही होती हैं। बर्निंग सेंसेशन के इस बाद बर्निंग सेंसेशन होती है, तो इसके बाद हम जब देखते हैं उसको तो हमें क्या नज़र आते हैं? हमें बहुत ज़्यादा लिपर सिक्रेशन नज़र आ रही होती हैं। इसके अलावा जो मेबुमिन ग्लैंड की डक्ट थी जिनकी ओपनिंग थी पोस्टीरियर साइड पे, वहाँ पे जो थे वो ग्लोब्यूल्स थे, किसके थे? ऑयल ग्लोब्यूल्स थे, ठीक है। और वर्टिकल स्ट्रीक नज़र आ रही थी। इस तरह से हमें आईलिड को जब मार्जिन उठाया हमने। ट्रीटमेंट की बात करें तो तकरीबन सबकी सेम है कि आईलिड हमने हाइजीन मेंटेन रखनी है, एंटीबायोटिक देनी है, स्टीरॉइड्स देनी है। इसमें हम दे रहे थे बेबी शैम्पू दे रहे थे, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ दे रहे थे, 25% बेबी शैम्पू दे रहे थे, ठीक है। इसके बाद हम जो दे रहे थे इसके अंदर हम दे रहे थे सेलेनियम सल्फाइड दे रहे थे इसके अंदर, ठीक है। सेलेनियम सल्फाइड दे रहे थे इसके अंदर। और अगर हम इसकी बात करें डिफ्यूज़ की बात करें तो इसमें हम जो दे रहे थे वो हम सिस्टेमिक जो है ना वो एंटीबायोटिक जो मेन चीज़ दे रहे थे, हम एंटीबायोटिक दे रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा हम तीनों के अंदर ना हमने क्या दिया है? हमने तीनों के अंदर आर्टिफिशियल टीयर्स दिए हैं, ठीक है। और बाकी आपने इनकी तो याद ही होगा, इनका भी दोनों का सेम है, ठीक है, ट्रीटमेंट। और क्लेजियन की तो बिल्कुल अलग से है। सो आपको ये मैंने सारा का सारा रिवाइज करवा दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसकी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करते हैं फर्स्ट टाइम पढ़ने की, जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं करेगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर अब।